प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं शुक्र ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी कुंडली में जो प्रत्येक ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये तमाम सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं, इन ग्रहों में नैसर्गिक गुण एवं विशेषताएं होती हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इन्हीं गुणों और विशिष्टताओं के आधार पर ये जितने भी ग्रह हैं हमारे, ये जातक के जीवन से संबंधित क्षेत्रों में शुभाशुभ प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, यानी कि कोई भी ग्रह हो, ये जो है जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्य क्षेत्रों, पारस्परिक संबंधों, भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होता है। कोई भी ग्रह सभी राशियों अथवा सभी भावों में समान फल नहीं दे सकता। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये शुभ ग्रह है तो ये सभी भावों में अच्छा फल देगा और ये अशुभ ग्रह है तो ये सभी भावों में अशुभ फल देगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च, मूल त्रिकोण, स्व तथा मित्र राशि में जो ग्रह होते हैं वो हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो नीच राशि में स्थित, शत्रु राशि में स्थित या अस्तंगत होकर के निर्बल हो जाने से जो ग्रह हैं वो अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं। लग्न, केंद्र चौथे, सातवें या 10वें में, त्रिकोण पंचम या नवम में, यहाँ पर कोई भी जो है ग्रह स्थित होता है तो ये शुभ फल देने वाला होता है, जबकि दुस्थानों में फल अशुभ होता है। दुस्थान कौन से? तीसरे, छठे और 11वें में, छठे, 8वें या 12वें में। इस तरह से जो है ये हमारे दुस्थान हैं। इनमें कोई भी यदि ग्रह होगा तो वो अशुभ फल देता है। ग्रह का अंशात्मक बल तथा युति, दृष्टि या मध्यत्व द्वारा अन्य ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव भी ग्रह के फल को प्रभावित करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह जो है वो हमेशा शुभ फल ही देगा। यदि वो शुभ ग्रह है लेकिन वो पाप मध्यत्व में है, नीच राशि में है, तो वो कैसे शुभ फल दे सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में शुभ फल नहीं दे पाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है भावेश के रूप में। पाराशरीय नियमों के अनुसार एक ग्रह त्रिकोणेश, त्रिकोण का स्वामी, पंचम या नवम का या केंद्र का, और शुभ ग्रहों को छोड़कर केंद्रेश होने पर शुभ भावेश होता है। यदि वो केंद्रेश हो जाता है तो वो शुभ भावेश हो जाता है। जबकि त्रिषणाएश, तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, या त्रिकेश, छठे घर का, 8वें घर का या 12वें घर का स्वामी यदि होने पर वो ग्रह जो है पापी हो जाता है। यदि इन सारी परिस्थितियों को हम समग्र रूप से एक ही वाक्य में व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश, चाहे वो केंद्र का हो, लग्न का हो, केंद्र का हो या त्रिकोण का हो, कोई भी यदि शुभ भावेश अपनी जो है वो शुभ राशि एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होकर के यदि शुभ ग्रहों से युत है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसी परिस्थिति में वो बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और इसके विपरीत यदि वही ग्रह यदि वो अशुभ स्थानों का स्वामी है, जैसे त्रिषणाय, तीसरे घर का, छठे घर का, 11वें घर का, छठे, 8वें और 12वें घर का, ऐसी परिस्थिति में यदि जो है वो स्वामी हो जाता है और वो पापी हो जाता है तो वो अपने विपरीत राशि अशुभ भाव में यदि वो पापक ग्रहों के मध्य में होता है, पापयुत होता है या पापदृष्ट होता है तो वही शुभ ग्रह अत्यंत अशुभ फल देने वाला हो जाता है।
तो इस प्रकार से इन दोनों आदर्श परिस्थितियों के बीच में शुभाशुभ प्रभाव के आनुपातिक तारतम्य के अनुसार फल होता है। ये तो रही सामान्य ग्रहों की स्थिति का विचार। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होता है। प्रिय मित्रों, हमारी कुंडली में जो ये शुक्र ग्रह है, ये एक शुभ ग्रह और रजोगुणी ग्रह है। ये शुक्र का जो संबंध है विवाह से, विवाह सप्तम भाव हमारा विवाह से, वैवाहिक जीवन से, प्यार से, रोमांस से, जीवन साथी तथा यौन संबंधों का नैसर्गिक कारक होने से शुक्र को कलत्र कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है वो सौंदर्य, जीवन के आनंद, वाहन, सुगंध, सौंदर्य प्रसाधन आदि का भी कारक है। स्त्री की कुंडली में शुक्र की स्थिति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र पर दूषित प्रभाव का सीधा साधा अर्थ है दाम्पत्य जीवन तथा यौन संबंधों को हानि। यदि स्त्री की कुंडली में शुक्र की स्थिति यदि अच्छी नहीं है, शुक्र यदि दूषित प्रभाव में है, तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन और यौन संबंध जो है वो शुभ कारक नहीं हो सकते। और भावों की दृष्टि से शुक्र की दुस्थानों में स्थिति, दुस्थान कौन से? तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में, छठे, 8वें और 12वें भाव में, यानी त्रिषणाय और त्रिकेश में। यहाँ पर दुस्थानों में ऐसी स्थिति जो है वो दाम्पत्य जीवन के लिए अनिष्टकारी होती है। लग्न से दुस्थान कौन से हैं? छठा, 8वां और 12वां। ये जो संबंधित भाव हैं, अर्थात सप्तम भाव से छठा यानी कि ये 12वां हो गया, और सप्तम से अष्टम यानी सप्तम से अष्टम क्या हो गया? दूसरा भाव हो गया। और यानी कि यहाँ पर सप्तम से द्वादश भाव भी जो है, सप्तम से द्वादश भाव यानी कि छठा भाव। तो ये इस प्रकार से जो है ये दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में अनिष्टकारी होते हैं, क्योंकि सप्तम से षष्ठ भाव यानी सप्तम से षष्ठ भाव हो गया हमारा द्वादश भाव, और ये लग्न से द्वादश भाव है। और अष्टम भाव जो है हमारा ये लग्न से दूसरा भाव हो जाता है, यानी सप्तम से यदि अष्टम कहोगे तो ये हमारा लग्न से दूसरा भाव आ जाता है। और द्वादश भाव जो है वो लग्न से जो है हमारा षष्ठ भाव है। इसलिए लग्न से दूसरा, छठा, 8वां और 12वें भाव में शुक्र की जो स्थिति है वो दाम्पत्य जीवन के लिए अनिष्टकारी है। जबकि 12वें भाव में शुक्र जो है यहाँ पर अधिक धन व वैभव प्रदान करता है। फिर भी वैवाहिक जीवन के लिए जो है ये घातक माना गया है, क्योंकि षष्ठ भाव में बैठ करके भी शुक्र जो है धन की कमी नहीं रहने देता। यानी शुक्र जो है यदि छठे भाव में भी होगा तो द्वादश भाव पर उसकी स्थिति होती है, वो धन की कमी नहीं रहने देता। परंतु ये भाव जो है सप्तम से द्वादश भाव होने के कारण, यानी कि ये सप्तम से ये षष्ठ जो है द्वादश भाव हो गया, इसलिए जो है ये शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन को हानि पहुंचाता है। अब कुंडली में शुक्र जो है यदि तामसिक ग्रह कौन से हैं? जैसे शनि है, राहु है, मंगल है और केतु है, ये तामसिक ग्रह हैं। इनके नक्षत्रों में या शनि या मंगल की राशियों में, शनि की राशि कौन सी यानी कुंभ या मकर में, और मंगल की राशियां मेष या वृश्चिक में, यदि यहाँ पर शुक्र यदि स्थित होता है तो वो अत्यधिक दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो शनि है, ये राहु
यानी शुक्र की जो स्थिति है वो शनि के साथ, राहु के साथ, मंगल के साथ या केतु के साथ सूर्य की युति हो या दृष्टि या मध्यत्व से भी जो है ये दूषित हो जाता है। क्या बताया? शुक्र जो है कुंडली में शनि से, राहु से, मंगल से और केतु से या सूर्य की युति हो इन पर, या इस पर दृष्टि हो, या जो है ये मध्यत्व से जो है, यदि मध्यत्व में भी इनके होगा तो शुक्र जो है कुंडली में दूषित हो जाता है। और यदि इस शुक्र पर, कुंडली में बैठे हुए शुक्र पर यदि इनका प्रभाव होता है तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से जो स्त्री जातक है वो दुश्चरित्रता, विवाहहीनता, विलंब से विवाह, जाति से इतर विवाह, इतर यौन संबंध, अलगाव, तलाक अथवा कष्टप्रद वैवाहिक जीवन आदि का फल इस पर घटित हो सकता है। बुध के नवांश में यदि शुक्र हो, शुक्र जो है कुंडली में यदि बुध के नवांश में हो, या नवांश कुंडली में जो है शुक्र मिथुन या कन्या में हो, तो भी जो ये फल बताए हैं ये फल जो है घटित हो सकते हैं। बुध के नवांश में शुक्र हो या नवांश कुंडली में शुक्र जो है मिथुन या कन्या में हो तो भी जो है फल घटित हो जाते हैं। चाहे शुक्र जो है वो जन्म के समय अपनी राशि में हो, अपने नक्षत्र में हो अथवा उच्च राशि में ही क्यों न हो, यदि बुध के नवांश में हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शुक्र यदि कुंडली में नीच राशि में हो, नीच राशि क्या है? कन्या, यानी शुक्र जो है कन्या राशि में यदि होता है तो वो नीच हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है स्त्री चरित्रहीन होती है। इन्हीं राशियों में यदि शुक्र नवांश में हो तो यह फल निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि डबल जो है उसका प्रभाव हो जाता है। और यदि शुक्र जो है सप्तमेश, वृश्चिक या मेष लग्न होकर के, यानी वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, तो यहाँ पर सप्तमेश जो है वृष राशि हो गई, तो सप्तमेश शुक्र हो गया। तो यदि यहाँ पर जो है शुक्र सप्तमेश, या तो फिर मेष लग्न से शुक्र सप्तमेश होगा या फिर वृश्चिक लग्न से शुक्र सप्तमेश होगा, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से दूषित हो, या फिर शनि, राहु, मंगल, सूर्य या केतु द्वारा ऐसा शुक्र पीड़ित हो तो स्थिति और भी भयंकर हो जाती है, क्योंकि शत्रु शुक्र जो है यहाँ पर वो सप्तमेश और कलत्र कारक के रूप में अर्थात दोहरी भूमिका में दूषित होता है। जब सप्तमेश और कलत्र कारक शुक्र जो है दोनों ही दूषित हो जाएं तो ये ऐसा फल जो है अवश्यंभावी होता है। ऐसी परिस्थिति में सप्तम भाव में भी बैठा हुआ जो शुक्र है, शुक्र की स्थिति जो है वो दाम्पत्य जीवन के लिए घातक होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्त्री के वैवाहिक सुख के लिए शुक्र का दोष रहित होना तथा शुभ भाव में होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार जन्म लग्न और चंद्र लग्न से विवाह संबंधी भाव कौन से हैं? 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव। इन भावों में यदि पापक ग्रहों की उपस्थिति द्वारा दाम्पत्य जीवन की शुभाशुभता का आकलन ग्रह मेलापन के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार शुक्र से भी इन्हीं भावों में पापक ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। यदि शुक्र से दूसरे भाव में, मान लो यहाँ पर शुक्र आपका लग्न में बैठा है और शुक्र से दूसरे भाव में यदि सूर्य हो, मंगल हो, यदि राहु स्थित हो तो स्त्री का पुनर्विवाह होता है। और शुक्र के साथ शुक्र से दूसरे भाव में कहीं पर भी यदि शुक्र बैठा, शुक्र से द्वितीय, द्वादश,
चतुर्थ, सप्तम या अष्टम में पापक ग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन स्थायी नहीं रह पाता। शुक्र वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि लग्न में हो, यहाँ वृश्चिक राशि हो, यहाँ सूर्य बैठा हो और शुक्र बैठा हो और सूर्य और चंद्रमा के साथ जो है यदि लग्न में यहाँ पर इनकी युति हो और अष्टम में यदि शनि हो जाए तो ऐसी स्त्री का बार बार विवाह होने पर भी वह सफल नहीं हो पाता, अर्थात ऐसी स्त्री जो है वो विधवा होने की संभावना उसमें ज़्यादा बनी रहती है। शुक्र का बकरी होना भी दाम्पत्य जीवन के लिए अनिष्टकारी होता है। यदि कुंडली में शुक्र जो है बकरी है तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जन्म के समय तथा गोचर में जब भी शुक्र बकरी होकर के धीमी गति से चलता है तो स्त्री यौन संबंधों में शिथिल हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम का कारक भी है। ये तो रही सामान्य स्थिति बात कुंडली में शुक्र की स्थिति का। अब हम बात करते हैं कि शुक्र से संबंधित कुछ कतिपय योगावयोग। यदि शुक्र जो है चंद्रमा और गुरु से यदि केंद्र में हो, शुक्र कहाँ हो, चंद्रमा व गुरु से यदि केंद्र में हो तो ऐसी स्त्री जीवन में सर्व सुख संपन्न होती है। मान लो यहाँ पर चंद्रमा और गुरु लग्न में है और शुक्र जो है आपके चौथे में है, सातवें में है या 10वें में है, तो गुरु या चंद्र से शुक्र जो है वो केंद्र में आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो है स्त्री सर्व संपन्न सर्व जो है पूर्ण रूप से जो है सुखी होती है। और यदि तीनों ग्रह शुक्र भी, चंद्रमा भी और गुरु भी यदि लग्न में, चौथे भाव में, सातवें में, 10वें में आ जाते हैं तो ये योग जो है गज केसरी योग होता है। ये बहुत ही उत्कृष्ट योग होता है। ऐसी स्त्री भी जो है वो निर्धन परिवार में उत्पन्न होते हुए भी अपने रानी के समान अपने जीवन में सुखों को भोगने वाली होती है। शुक्र तीनों लग्नों से, लग्न जन्म लग्न से, सूर्य लग्न से और चंद्र लग्न से, तीनों लग्नों से यदि द्वादश हो, यानी द्वादश भाव में, सूर्य लग्न जन्म लग्न से भी द्वादश में शुक्र हो, सूर्य लग्न से भी द्वादश में शुक्र हो और चंद्र लग्न से भी यदि द्वादश में शुक्र आ जाता है तो ऐसी स्त्री कुबेर के समान होती है। तीनों लग्नों से द्वादश होने का तात्पर्य क्या है, यानी जन्म लग्न तो है ही, यानी कि जन्म लग्न में ही जो है सूर्य और चंद्रमा का स्थित होना। यदि जन्म लग्न में सूर्य और चंद्रमा लग्न में ही स्थित हैं तो ये योग बन जाएगा। तीनों लग्नों में जितने लग्नों से शुक्र द्वादश होगा स्त्री उतनी ही धनी होगी। गुरु यानी कि धन कारक ग्रह, गुरु को जो है हमने माना है, गुरु जो है वो ज्योतिष शास्त्र में धन कारक ग्रह माना गया है। और गुरु से भी जो है द्वादश में यदि शुक्र होता है, मान लो लग्न में गुरु है और गुरु से भी द्वादश में यदि शुक्र आ जाता है तो ऐसी स्त्री में ऐसी स्त्री भी जो है बहुत ही धनी होती है। शुक्र यानी मीन अथवा स्वराशि में, मीन राशि में, यानी शुक्र जो है कुंडली में यदि मीन राशि में है, उच्च का है, या अपनी राशि में वृष राशि में है या तुला राशि में है, ऐसे में जो है वो यदि वो केंद्र में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम या दशम में हो तो जो है ऐसा ये योग है मालव्य योग बनता है। ऐसे मालव्य योग में स्त्री धनी, प्रसन्न, विख्यात एवं सौंदर्य प्रिय होती है। और जिस स्त्री जातक की कुंडली में शुक्र जो है धनु या मीन राशि में हो और गुरु की दृष्टि जो है यदि शुक्र पर हो तो ऐसी स्त्री का जो दाम्पत्य जीवन है वो अत्यंत सुखी रहता है। शुक्र यदि जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के मध्यत्व में हो तो दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है। शुक्र मिथुन में या कन्या राशि में हो और चंद्रमा द्वारा यदि वो दृष्ट हो तो ऐसी स्त्री का जीवन वह पूर्ण आनंद का उपभोग करती है।
यानी शुक्र जो है वो मिथुन या कन्या राशि में हो और चंद्रमा द्वारा यदि वो दृष्ट हो तो स्त्री का जीवन पूर्ण आनंद रूप से व्यतीत होता है। यदि शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो तो अत्यधिक कामुकता के कारण ऐसी स्त्री का धन नष्ट हो जाता है। शुक्र धनु या मीन राशि में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री पुरुष से घृणा करती है। लग्न में शुक्र और शनि हो तो ऐसी स्त्री जो है वो पर पुरुष गामिनी होती है। शुक्र चंद्रमा से दूसरे भाव में, यानी जैसे मान लो यहाँ पर जो है चंद्रमा लग्न में बैठा है और चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसी स्त्री बड़ी कामुक और धनी होती है। नवम भाव में, ये नवम भाव हमारा भाग्य भाव, इस नवम भाव में शुक्र जो है पाप युक्त होता है तो ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद होता है। और कुंडली में यदि शुक्र और सप्तमेश युग्म राशि कौन सी? मिथुन है, धनु है, मकर है, मीन है। इन राशियों में यदि होता है तो प्रायः ऐसी स्त्री को, ऐसे जातक को दूसरे विवाह की संभावना बन जाती है। और यदि शुक्र जो है सप्तमेश से युक्त होता है तो ऐसी स्त्री अत्यंत कामुक होती है। शुक्र द्वितीयेश, शुक्र हो गया, द्वितीयेश हो गया और सप्तमेश हो गया। यदि ये त्रिक भाव में चले जाते, त्रिक भाव कौन सा? छठे में, आठवें या 12वें में, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि उस स्त्री जातक की पति की आयु क्षीण होती है। शुक्र यदि कुंडली में किसी नीचस्थ ग्रह से युक्त हो या स्वयं नीच नवांश यानी कि कन्या में आ जाए तो स्त्री को गुणहीन एवं निम्न स्तरीय पति प्राप्त होता है। कब होगा? शुक्र यदि किसी नीचस्थ ग्रह से युक्त हो जाए या स्वयं जो है नीच नवांश में हो यानी कि कन्या राशि में चला जाए तो स्त्री को गुणहीन और निम्न स्तरीय पति प्राप्त होता है। और यदि शुक्र और शनि समसप्तक परस्पर दृष्ट, यानी जैसे लग्न में शुक्र है और सप्तम में शनि है, या सप्तम में शुक्र है और लग्न में शनि है, तो ये समसप्तक हो गया। इस प्रकार से परस्पर जो है यदि दृष्ट होते हैं तो भी ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन जो होता है वो बड़ा कष्टमय होता है। कब? शुक्र और शनि के समसप्तक होने पर। शुक्र और लग्नेश यानी शुक्र और लग्न का जो स्वामी है उसके राश्यंश के योग तुल्य राशि अशुभ भाव में अथवा अशुभ ग्रहों की युति अथवा दृष्टि से जो है दूषित यदि हो जाता है तो भी जो है ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है। प्रिय मित्रों, यह था शुक्र ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।